हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। ग्रेड प्लस के टीचिंग एग्जाम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं शत्रुघ्न जायसवाल आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके सामने हूं। जो टॉपिक है शिक्षक भर्ती से संबंधित, इसका योगदान काफ़ी ज़्यादा रहता है और ये हम ये कह सकते हैं कि जितने भी टॉपिक चित्रकला के हैं उन सभी में सबसे सर्वोपरि टॉपिक है। इसको कहते हैं कला के तत्व। कला के 6 तत्व हैं, उन सभी तत्वों पर हम आपसे चर्चा करेंगे क्योंकि एक एक तत्व कला का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना कला कला ही नहीं है। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा हमें समझना होगा। आप सभी लोगों से यही कहूँगा कि जो बच्चे हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं वे सभी लोग अंत तक बने रहें। पूरी क्लास आप देखिए, आपको बड़े अच्छे से एक एक पॉइंट हम आपको कवर करेंगे और पूरा टॉपिक आपका कवर करेंगे। यहाँ से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही वैल्यूएबल टॉपिक है चित्रकला के लिए, जिसमें से हम यही कहेंगे कि DSSB, LT ग्रेड, GIC और इसके साथ साथ KVS, NVS, EMRS, एकलव्य। इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात UPTGT का जो एग्जाम होने वाला है, इन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां सब में ये पूछा ही जाता है। तो बिल्कुल से आप सभी लोग जल्दी से जुड़िए और हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट आप जल्दी से ज्वाइन करें। बिल्कुल एक एक बिंदु को देखेंगे। देखिए, कला के 6 तत्व हैं जिनमें से सभी लोग आप यहाँ पर पॉइंट कर रहे हो। ठीक है, क्या आ जाएगा कला के तत्व में? पहला है आपका रेखा, दूसरा हो जाएगा आकार। ठीक है, तो रेखा आकार, वर्ण, तान, पोत और अंतराल, इनके बिना चित्र का बनना पॉसिबल नहीं है। तो इनके बिना चित्र का बनना पॉसिबल नहीं है। तो आप सभी लोग इन पॉइंटों को अच्छे से कवर करते चलेंगे बच्चों हमारे साथ। ठीक है, हम एक एक भाग को यानी कि हम एक एक बिंदु को यहाँ पर अच्छे से क्लियर करेंगे। तो आप सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए, हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट्स को कवर करना। ठीक है, तो बिल्कुल से सभी लोग, हाँ बिल्कुल, अभिषेक पटेल, हाँ वेरी वेरी गुड इवनिंग बेटा। सब लोग जल्दी से ज्वाइन करें और हम लोग फटाफट इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए सबसे पहले रेखा की बात आई है, तो रेखा को अर्थ और परिभाषाओं के साथ हम समझेंगे। ठीक है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। देखिए, रेखा की बात हो तो एक बिंदु A और दूसरा बिंदु B, इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा। कहा जाता है कि बिंदुओं के, ठीक है, बिंदुओं के समुच्चय, ठीक है, बिंदुओं के समुच्चय को रेखा कहते हैं, रेखा कहते हैं। बिल्कुल से यदि बिंदु A से और बिंदु B तक हम बात करें, बिंदु A से बिंदु B तक यदि बिंदुओं का समुच्चय एक साथ मिला हो तो वो क्या हो जाएगी? वो रेखा हो जाएगी। और यदि हम बात करें आगे की बात, तो यदि हम किसी भी एक रेखा को कुछ बिंदु A और बिंदु B तक देखें, ठीक है, बिंदु A और बिंदु B तक देखें, तो ये वाला जो भाग है, जो हम एक मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर भाग है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? रेखा खंड। इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट बोला जाता है। कला के तत्व में रेखा को डीपली पढ़ना है क्योंकि यहां से कुछ मैथमेटिकल टर्म्स वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, TGT के एग्जाम में मैथमेटिकल टर्म वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो रेखा को हम ब्रीफली समझेंगे, रेखा के एक एक बिंदु को कवर करेंगे। आप सभी बच्चों से मैं यही कहूंगा कि जो जुड़े वो लास्ट तक देखें क्योंकि यहां से आपको ज्ञान मिलेगा, आपकी चीजें अच्छे से कवर होंगी, टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप मजबूत होंगे इस टॉपिक में। ठीक है, कला के पक्ष के अंतर्गत रेखा का क्या मामला है? तो रेखा क्या है? प्रतीकात्मक है। रेखा का महत्व प्रतीकात्मक है। क्वेश्चन पूछा जाए तो रेखा का महत्व क्या बताओगे? प्रतीकात्मक बताओगे। वह रूप की अभिव्यक्ति, यानी रूप की क्या करता है? अभिव्यक्ति करता है। रूप को, जैसे भाई बिना रेखा के रूप कैसे? आउटर लाइन तो देनी पड़ेगी, आप रेखा के माध्यम से उसको बताना तो चाहोगे, और वह प्रवाह को अंकित करता है।
यानी अभिव्यक्ति करता है रूप की कि किस मॉडल का है, ठीक है, भैंस है कि हाथी है, कैसा है, भैंस है हाथी है, भैंस और हाथी में अंतर रेखा के द्वारा ही होता है। रूप की अभिव्यक्ति रेखा के माध्यम से होती है, उसमें प्रवाह को भी अंकित करता है। रेखा भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता रही है। क्यों विशेषता रही है? क्योंकि आप सभी जानते हो कि हमारे जो चित्र प्रौद्योगिक काल के जो हमारे प्रागैतिहासिक काल के हैं, प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक इंडिया का जो एज है, काल है, उस समय जो चित्र बने वो रेखीय प्रभाव में थे, रेखा खींचा गया था आदि मानवों के द्वारा। तो बिल्कुल से यह बात हमें अच्छे से समझना होगा, इसीलिए कह रहे हैं ये टॉपिक आपके लिए सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे जुड़े वो लास्ट तक बने रहें, ठीक है। चित्रकला से आप अध्यापक बनना चाहते हो और हमारी वीडियो देख रहे हो तो अंत तक आपको मेरी वीडियो देखना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल से कोई भी बकवास नहीं, कोई ऐसी बातें नहीं, टोटल बातें हम पढ़ने पढ़ाने पे करते हैं। इसीलिए मैं कंटेंट को साइड में रख के चलता हूं कि जिससे कम समय में ज्यादा बातें आपसे की जा सके, ज्यादा कंटेंट आप तक भेजा जा सके, ज्यादा चीजें आप तक प्रोवाइड करा जा सके। आप लिख लिख के बताना तो बहुत सारे कंटेंट छूट जाएंगे, इसीलिए हमारे साइड में ये कंटेंट रहते हैं। बस खाली आपको बिल्कुल हमारे साथ लाइन बाय लाइन, देखिए एक भी लाइन ऐसी नहीं है जो क्वेश्चन में पूछी नहीं गई है, तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे क्लियर करना होगा। बिल्कुल अभिषेक पटेल जी, आप सब लोग बढ़िया से करते चलिए। हर रेखा में एक अर्थ निहित होता है और उन सभी अर्थों पर अभी हम चर्चा करेंगे आपसे, क्योंकि हर एक रेखा कुछ भी आप बनाएंगे उसमें कोई ना कोई अर्थ निहित होता है। चित्रकार जब किसी की चित्र को बनाने के लिए उसका मॉडल स्ट्रक्चर डिजाइन करता है, वो रेखा के माध्यम से करता है और रेखा ही चीजों को क्लियर कर देती है कि ये किसका चित्र बनाने जा रहा है, कैसा भाव पैदा करने जा रहा है। हाँ ललित पटेल जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आप थोड़ा लेट हुए लेकिन ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है। क्लास को करते चलेंगे। आज की टॉपिक बड़ी अच्छी है, ठीक है। कला के तत्व हम देख रहे हैं, पहला पॉइंट ही हमने उठाया है जो रेखा है। अब रेखा के प्रकार और उनके रेखीय प्रभाव, जहां से 100% मैं गारंटी देता हूं 100% क्वेश्चन पूछा जाना है, 100%। तो बिल्कुल इस टॉपिक को हम अच्छे से कवर करेंगे, नहीं करेंगे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। वही मैंने कहा कि अंत तक बने रहे, सारे पॉइंट्स हम आपको कवर कराएंगे। रेखा का प्रकार और रेखीय प्रभाव, यहां से क्वेश्चन हर बार पूछा गया है, तो बिल्कुल से देखेंगे। अब एक एक रेखा को यहां हम समझेंगे और उनके रेखीय प्रभाव को भी समझेंगे। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया, टॉपिक आया कि सीधी लंबवत रेखा। अब यहां पर क्या बोला गया है? सीधी लंबवत रेखा। तो सीधी लंबवत रेखा, अब कोई सीधी लंबवत रेखा खींच दी गई है, यह रेखा सीधी लंबवत होती है। रेखीय प्रभाव की बात करें तो बच्चों सबसे पहले इस रेखा में क्या दिखती है? शक्ति दिखती है, शक्ति, ठीक है, यानी स्ट्रेंथ दिखता है। आकांक्षा, आकांक्षा मतलब एस्पिरेशन दिखता है। गौरव यानी डिग्निटी दिखती है। स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी दिखती है। इस रेखा से आप कितने भाव लगा सकते हो? एक रेखा जो ऐसे सीधी खड़ी है, अब बताओ कितनी इंपॉर्टेंट बात है। सीधी खड़ी रेखा जिसमें ये सारी बातें आपको यहां से पॉइंट्स मिल रहे हैं, सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, ठीक है बच्चों। तो बिल्कुल से ये सारी चीजें आपको यहाँ पे कवर करना चाहिए और पॉइंट्स को क्लियर करना चाहिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें आपसे चल रही हैं। अब एक एक बिंदु को यहाँ बिल्कुल से क्लियर करते चलेंगे, ठीक है बच्चों, ठीक। मैं इसलिए समय दे रहा हूं कि आप इसको पॉइंट कर लें। जो बच्चे हमारे साथ इसमें देख रहे हैं वे इसको लिख भी लें, ठीक है। थैंक यू अभिषेक जी। हाँ वेरी इंपॉर्टेंट। कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन है? चलो ठीक है, कंफ्यूजन तो बताते चलेंगे बेटा, कंफ्यूजन दूर किया जाएगा, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी भी पॉइंट्स में। देखिए रेखा की बात आई है, रेखा में हम आपको पहले क्लियर कर दें। रेखा में सबसे पहली बात, कला के पक्ष से भी क्वेश्चन पूरे पूछे गए हैं और उसके साथ साथ मैथमेटिकल जो एस्पेक्ट हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम दोनों बातों को समझेंगे, इसको समझते चलेंगे और मैथमेटिकल वाले भी हम कोण वगैरह से बता देंगे आपको, ठीक है। रेखा के आकार भी क्लियर कराते चलेंगे,
ठीक है, तो उन सभी बिंदुओं को आप अच्छे से क्लियर करते चलिए बच्चा, ठीक है। और कोई कंफ्यूजन है तो बताइएगा, कंफ्यूजन दूर किया जाएगा, ठीक है। दूसरा आता है सीधी पड़ी रेखा। अब हम सीधी पड़ी रेखा की बात कर रहे हैं, जो रेखा सीधी पड़ी हुई है, यह क्या है, आधार रेखा है। अब इस रेखा में जो रेखा का भाव मिल रहा है तो विश्राम, क्या मिल रहा है, रिपोज, विश्राम को रिपोज कहेंगे, तो रिपोज हो गया। दूसरा आया निश्चलता यानी काम, ठीक है, शांति, पीस, निष्क्रियता, ठीक है, पैसिविटी या ठीक है इनएक्टिविटी, यानी कि आपको कितने भाव मिले इस रेखा से, जो कि पूछा जाता है बच्चा, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक। तो आपने सीधी लंबवत रेखा समझी, अब सीधी पड़ी रेखा समझी, दोनों के भावार्थ समझे। जो चित्रकार अपने भाव को मन में रखते हुए और अपनी सोच, अपने भाव को चित्रों में उतारना चाहता है, वो इस प्रकार से उतारता है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है इसमें बच्चों, कोणीय रेखा। अब कौन सा आया, कोणीय रेखा, यानी कोण बनाती हैं, कुछ कोण बनाती हुई रेखा, ठीक है। यह रेखा क्या बनाती है, कोण। अब कोण में प्रभाव क्या दिखता है, व्याकुलता दिखता है, ठीक है, व्याकुलता, ठीक है, एजिटेशन। और दूसरा क्या दिखता है, संघर्ष, स्ट्रिप्ट दिखता है। उसके बाद में क्षणिकता, ठीक है, ट्रांसिएंस दिखता है। तो ये बिंदु देखने को मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये कोणीय रेखा में देखने को मिलती हैं, जो कोणीय एंगल वाली लाइनें हैं उनसे ये सारे प्रभाव देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हम बेचैनी भी कह सकते हैं, बेचैनी भी कह सकते हैं। एक और बात रख सकते हैं, असुरक्षा भी कह सकते हैं, ठीक है, असुरक्षा भी कह सकते हैं, आघात भी कह सकते हैं, आघात, ठीक है, आघात। कुछ ये सारी बातें भी कोणीय रेखा से जुड़ी हुई हैं, तो इनको भी समझिए। इसके बाद में फिर अगला आता है कर्णवत रेखाएं, ठीक है। कर्णवत रेखाओं का मतलब होता है कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं, आड़ी तिरछी रेखाएं, ठीक, जिसको कर्णवत रेखाएं बोला गया है। इस रेखा से क्या प्रभाव मिलता है, नाटकीय प्रभाव या प्रबल स्पंदन, ठीक है, ड्रामेटिक या ठीक है विगोरस, ठीक है, ड्रामेटिक या विगोरस देखने को मिल जाता है, ठीक है। बेचैनी, ठीक है, रेस्टलेसनेस यानी कि बेचैनी भी देखने को मिलती है। उत्तेजना भी आ सकता है, एक्साइटमेंट, ठीक है, तो ये चीजें भी देखने को मिल जाती हैं। हाँ बिल्कुल ललित जी, रेखा पूछा गया बहुत बार, वही मैं बता रहा था बच्चों कि रेखा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा कला के तत्व इंपॉर्टेंट हैं। और रेखा को दो प्रकार से पूछा गया है, पहला मैथमेटिकल अप्रोच के साथ, दूसरा कला के साथ जोड़ा गया है, मतलब कला वाले भाव वाले हैं। तो इन सभी पर हम पूरा अभी क्लास कंप्लीट करेंगे, बाकायदा हम भी मैथमेटिकल अप्रोच वाला पॉइंट्स भी रखेंगे, कुछ उनके भी क्वेश्चंस भी बता देंगे कि ऐसे पूछे जा रहे हैं बेटा। बहुत अच्छा, आप पढ़ते चलिए सब लोग इसके। हाँ संजू आर्ट्स, हाँ वेरी गुड इवनिंग, गुड नाइट अभी बोलेंगे थोड़ी देर बाद। वेरी गुड इवनिंग बेटा, ठीक है संजू जी, आप सब लोग देखिए। अगला पॉइंट आता है एक पुंजीय रेखा। अब अगले पॉइंट्स की हम बात करें तो क्या आ जाएगा, एक पुंजीय रेखा। एक पुंजीय रेखा का मतलब क्या हो जाएगा कि एक ही बिंदु से समस्त दिशाओं को जाने वाली रेखाएं, ऐसे एक पुंजीय रेखाएं कुछ इस प्रकार से एक पुंजीय। तो ये रेखाएं जो हैं एक ही पुंज से, एक ही बिंदु से निकल रही हैं, ये एक पुंजीय रेखाएं कहलाती हैं। इनमें जो भाव आएगा वो स्वच्छंदता का भाव आएगा, फ्रीडम वाला भाव, कि निकल रही हैं, फ्री हो रही हैं, फ्रीडम है, ठीक है, तो फ्री हो रही हैं, ठीक है। अभिलाषा, ठीक है, एम्बिशन, अभिलाषा एम्बिशन, ठीक है, ये वाले भाव भी देखने को मिलते हैं, बड़ी अभिलाषाएं हैं, निकल रही हैं, प्रसार, एक्सपेंशन, ठीक। तो ये एक पुंजीय रेखा के भाव हैं बच्चों, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आप बिल्कुल मेरे साथ अच्छे से क्लियर करते चलें, ठीक है। शक्ति भी हो सकता है, ठीक है, प्रसार भी हो सकता है, तो ये सारी बातें यहाँ पे क्लियर रखोगे, जो कि एक पुंजीय रेखा में है, ठीक। रेखा का एक पुंजीय भाग,
इसके बाद में हम अगले पॉइंट्स पर चलेंगे। तो अगला पॉइंट आ जाता है चक्राकार रेखाएं। ठीक है बच्चों, चक्राकार रेखाएं यानी कि रेखा के घूमते हुए चक्र के आकार। तो ये कुछ चक्राकार रेखाएं हैं, घूमते हुए चक्र के आकार। ठीक है, कुछ घूमते हुए चक्र के आकार। ठीक, कुछ ऐसा बात बोला गया है, चक्राकार रेखाएं जिनमें प्रभाव क्या है, उत्तेजना का, एक्साइटमेंट का, शक्ति का, पावर का, निरंतरता, पूर्णता यानी कंटिन्यूटी एंड कंप्लीटनेस का पूरी बन रही है, चक्र में चल रही चक्राकार रेखाएं हैं। देख रहे हो भाई, सभी लोग इस पॉइंट को क्लियर करते चलोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, सारे बच्चे पॉइंट्स को क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, तो उत्तेजना, शक्ति, निरंतरता तथा पूर्णता, ये सारे भाव जो दिखाई दे रहे हैं वो चक्राकार रेखाओं से भाव दिखाई देते हैं। क्वेश्चन पूरा पूछा जाता है। इसके बाद में हमारी अगली रेखा है प्रवाही। प्रवाही रेखा ये कौन सी होती हैं, लहरदार प्रवाही रेखाएं। ऐसे कुछ इस प्रकार की प्रवाही रेखाएं, तो ये प्रवाह में हैं। ठीक है, ये सभी कैसी हैं, लहरदार। ठीक, लहरदार रेखाएं हैं ये प्रवाही। ठीक है, इनसे क्या प्रभाव मिलता है, गति, मोशन मिलता है। लहरदार रेखाओं से मोशन का पता चलता है। इसके साथ साथ लावण्य, ग्रेस का पता चलता है, लावण्य और माधुर्य का भी पता चलता है। लावण्य, माधुर्य। ठीक है, माधुर्य, तो माधुर्य हो गया, लावण्य हो गया, गति हो गया, ऐसे भाव प्रवाही रेखा से पता चलते हैं, प्रवाही रेखा से जानकारी मिलती है बच्चों। ठीक है, तो आप सब लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और पूरे अंत तक इस वीडियो को देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें कवर होंगी। मैं बार बार इसलिए कहता हूं, मेरा भला नहीं है, आपका भला है। जो स्टूडेंट्स पूरे वीडियो को देखेगा उसको ज्ञान मिलेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कंफ्यूजन जो है वो दूर होंगी, तो बहुत सारे लाभ हैं। एग्जाम में आपके क्वेश्चन क्लियर होंगे, पेपर अच्छा होगा, ज्वाइनिंग हो जाएगी, बड़ी अच्छी बातें हैं। ठीक है, तो फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, पढ़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, तो जुड़े रहिए। ठीक है, पढ़िए बड़े अच्छी तरीके से। और हाँ, एक और बात, जिन बच्चों को मेरी क्लास समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट ठीक है, टॉपिक अच्छा मिल रहा है, वह लोग यदि पूरी क्लास चाहिए तो हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप जुड़ सकते हो, सिर्फ 500 रुपए में ये सारा टॉपिक पूरा। हाँ, ये भी बता दे रहा हूं, पाश्चात्य सभ्यता, पाश्चात्य कला है वह भी पढ़ाऊंगा इसमें, जो सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पाश्चात्य कला भी पढ़ाऊंगा, इसलिए जुड़ना चाहिए मेरे से। अभी जितनी भी टॉपिक्स कंप्लीट हुई हैं उनको कवर कर रहा हूं, इसके बाद में पाश्चात्य कला पर भी पढ़ाऊंगा। जब हमारे भारतीय वाले पूरे हो जाएंगे, सारा टॉपिक कंप्लीट होगा, फिर पाश्चात्य कला पढ़ाऊंगा, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं। हमारा संस्थान आपको सारा टॉपिक देगा, जितने हमने वादे किए वो कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो आप सब लोगों को हमारे साथ जुड़ना चाहिए, सिर्फ 500 रुपए में, बहुत कम, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो सारे बच्चे जुड़ सकें जो, ठीक है, इकोनॉमिकली कमजोर हैं, वह भी पढ़े, EWS वाले भी। ठीक है, तो सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े और अपना भविष्य बनाएं। अब कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों पर हम आपसे चर्चा करेंगे। रेखा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं बच्चों, जिसमें आ जाता है स्केचिंग। ठीक है, कुछ स्केचिंग, देखिए वर्डिंग है, क्योंकि ये ध्यान में रखना। अब शब्दावलियां, बच्चा आर्ट का अध्यापक बनना चाहता है, कुछ शब्दावलियों की क्लियर नहीं है, अर्थ उसके क्लियर नहीं है, तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं। हाँ, एग्जाम कब तक होगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका यूपीटीजीटी का। देखिए मैं बता दूं, चुनाव हो जाने के बाद रिजल्ट घोषित हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये पहला मामला आ सकता है। एक हम लोग मतलब ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि जुलाई में पेपर, जुलाई तक, अगस्त तक जाने का है, एक ये हो जाएगा, दूसरा भाई दिसंबर तक लग रहा है। तो चीजें हम बता दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा ना तो मेरे पास कोई विशेष सूचना है, ना तो आपके पास है, बस इतना हम अनुमान लगा रहे हैं कि सरकार अब जैसे ही सेंट्रल की बनेगी, उसके बाद फिर तुरंत ही सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट सक्रिय होगा, क्योंकि अब उसको आने वाले 2.5 साल में अपने रिजल्ट देने होंगे। ठीक है, यानी अब क्या होगा, जनता को लुभाना होगा अपने वोट बैंक के लिए। तो बिल्कुल ये पड़ी हुई 2 साल पहले की यूपीटीजीटी की वैकेंसी ये 2024 लास्ट तक क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि क्लियर नहीं होगी तो इनको अपनी अगली वैकेंसी देनी है, ये बात है।
इसके साथ एक और बात आती है, वो भी मैं बोले जा रहा हूँ, यूपी टीजीटी के रिस्पेक्ट में। यूपी टीजीटी में ऐसा हो सकता है कि फॉर्म रीओपन हो जाए, क्योंकि 2 साल हो गया है भर्ती को निकले हुए, और 2 साल होने का मतलब है कि फॉर्म रीओपन हो सकता है, क्योंकि इधर भी कुछ सीटें वैकेंट हुई होंगी, तो इसके आधार पर फॉर्म रीओपन होने की भी संभावनाएं हैं बच्चों। तो इस बात को भी थोड़ा ध्यान रखोगे यूपी टीजीटी वाले, और पढ़ते रहो। पूरा सिलेबस यूपी टीजीटी का है मैं जो पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ो। यूपी टीजीटी में तो ऐसा होता है कि क्वेश्चन ऊपर से भी आते हैं, ऊपर मतलब जो नहीं पढ़ाया गया है, इसीलिए मैंने कहा कि पाश्चात्य पढ़ाऊंगा, खासकर यूपी टीजीटी को लेकर के, क्योंकि उसमें पाश्चात्य से अभी 2021 में क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछे गए थे। बच्चा ध्यान है मुझे, उन सब चीजों को मैं देखूंगा, ठीक है। तो 2021 में जो बच्चे मेरे सेलेक्ट हुए हैं वो सारे लोग, बिल्कुल मैंने उनको पहले से क्लियर कराया था, पढ़ाया भी था बच्चों, तो उसका फायदा मिला है, मेरे बच्चों को मिला था, उससे सिलेक्शन भी हुआ है, ठीक। ध्यान रखिएगा, शीघ्रता से रेखाएं खींचकर जो चित्रांकन किया जाता है। भाई स्केच कैसे करते हो? कहते हैं कि आपको तुरंत देखा और तुरंत ही आपका चित्र बना दिया, वो है रफ स्केच, ठीक है। जैसे रफ ड्राइंग की जाती है, वही कहा गया है कि स्केचिंग जो है, ठीक है, वो ऐसी ही होती है, ठीक है। जो स्केच किया जाता है शीघ्रता से, वो हो जाएगी स्केचिंग। दूसरी बात आती है ड्राइंग, स्थिर मन से सभी आवश्यक विवरण अंकित करना ड्राइंग कहलाता है। अब स्थिर मन से जब सभी विवरण अंकित किया जाएगा, बैठ के सारे प्रोस्पेक्ट को देखते हुए जब चित्रकला यानी ड्राइंग की जाएगी, उसको मतलब बताया जाता है कि अच्छे से स्थिर मन से बनाया गया ड्राइंग, ठीक। अगला आता है बाह्य रेखा, जो आउटर लाइन है, किसी भी आकृति की बाहरी रेखाओं को, ठीक है, यहाँ पे किसी भी आकृति की जो बाहरी रेखाएं हैं, ठीक है, उनको बनाना, ठीक है, बाहर से बाहर की जो बनाना, उसी को यहाँ पर बाह्य रेखा बोला जाता है, ठीक है। रेखाओं को बाह्य रेखा बोला जाता है, ठीक है बच्चों, बाह्य रेखा, ठीक। यानी किसी भी आकृति की बाहरी रेखा को बाह्य रेखा बोला जाता है, ये ध्यान रखोगे। सीमा रेखा की बात करें तो काउंटर लाइन कहते हैं इनको। आकृति की समस्त उभरे हुए स्थानों को रेखा द्वारा सीमित करना ही सीमा रेखा कहलाता है। यानी कि क्या बताया गया कि आकृति के, ठीक है, कि समस्त उभरे हुए स्थानों की रेखा को सीमित करना सीमा रेखा कहला। सीमित करना मतलब भाई उसको अब उसके बाहर नहीं जाएगा, उतना ही रहेगा, तो सीमित करना सीमा रेखा। आवृत्ति रेखाएं, जिनको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी लाइन, वह रेखाएं जो एक दूसरे का अनुकरण करती हैं, उन्हें आवृत्ति रेखाएं बोला जाता है, ठीक है। वह रेखाएं जो एक दूसरे का अनुकरण करती हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे वॉश ड्राइंग पर, ठीक है, वॉश ड्राइंग पर बात करेंगे। तो वॉश ड्राइंग क्या है कि आकृति में कहीं कहीं तूलिका द्वारा रंग के पतले वॉश लगा करके, विवरणों वाले पतले वॉश लगा करके सीमा को रेखा द्वारा अंकित करने का जो मिश्रित पद्धति है, वही वॉश ड्राइंग है, ठीक है। ठीक, ध्यान से समझ लीजिएगा, विवरणों के सीमाओं को रेखाओं के द्वारा अंकित करना ही वॉश ड्राइंग कहलाता है, ठीक। फिर अगला आता है हैचिंग, ठीक है। हैचिंग क्या है? तो विशेष रूप से छायांकन का प्रभाव देने के लिए जो निकटता में महीन रेखाओं को उकेरा जाता है, निकटता दिखाने के लिए महीन रेखाओं को जो उकेरा जाता है बच्चों, उसी को हैचिंग कहा जाता है। तो ये शब्दावलियां हैं जो आपको जानना है। इसके बाद में आता है एक्सियल शेडिंग। तो एक्सियल शेडिंग की बात करें तो अंगों की गठनशीलता प्रदर्शित करने के लिए गोलाई में रेखा छायांकन को ही एक्सियल शेडिंग कहा जाता है। अब अंगों की जो गठनशीलता है उसको प्रदर्शित करना है, तो गोलाई में जो रेखा छायांकन किया जा रहा है उसी को एक्सियल कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो इस बिंदु को आपको ध्यान में रखना होगा, वो एक्सियल शेडिंग कहलाता है। इसके बाद में हम बात करें तो अनुभूत रेखाएं, जो कि फेल्ट लाइन है। कुछ बिंदुओं के मध्य रेखीय प्रभाव को अनुभूत रेखा कहते हैं। ऐसा लगता है कि यहां पर जिसने डिजाइन किया, अब बना तो दिया है लेकिन अब इसके यहां छोड़ दिया गया ये बात, तो इसका मतलब हुआ कि इसका ये पूरा ही होगा,
ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ रेखाएं जो दिखती नहीं है लेकिन ऐसा लगता है कि वो हैं, वो अनुभूति रेखाएं हैं। ठीक है, तो यहां तक के पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे बच्चों। अब इसके बाद में रेखा के जो मैथमेटिकल एस्पेक्ट हैं उनको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, रेखा, ठीक, लाइन के जो मैथमेटिकल अप्रोच है। सबसे पहली बात तो रेखा आपने समझा जो कि बिंदुओं के मिलाने से रेखा बनती है, यानी कि बिंदुओं के समुच्चय से बनता है, वो रेखा है। रेखा की बात करें तो जब दो रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं तो ये क्या कहलाती हैं? बिल्कुल से ए और बी, दो रेखाएं जब मिलती हैं एक बिंदु पर तो ये क्या कहलाती हैं? कोण कहलाती हैं। और जब तीन रेखाएं एक दूसरे के साथ, ठीक है, जब तीन रेखाएं एक दूसरे के साथ तीनों बिंदुओं पर मिलती हैं, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? त्रिभुज कहलाता है। ए बी सी, ये त्रिभुज है। बातें समझते चलिए, सुनते चलिए। ठीक है, और जब चार रेखाएं मिलती हैं तो आकृति जो बनकर आती है वो क्या कहलाती है? ठीक है, दो आकृतियां तैयार होती हैं। चार रेखाओं से बनने वाली जो आकृतियां हैं वे दो आकृतियां मेन है, वैसे चार तैयार होता है। इन चारों पर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, जब चार रेखाएं आपस में मिले, ठीक है, चार रेखाएं, ठीक, जब चार रेखाएं आपस में, ठीक है, बिंदु किसी बिंदु पर मिले, सॉरी आपस में जब मिले यानी कि आमने सामने हो करके, ठीक है, तो ये बात थोड़ा ध्यान, मैं जनरल सी बात कर रहा हूं, ज्यादा डीप नहीं जाना है बच्चों। तो ये क्या कहलाती हैं? चतुर्भुज, जिनमें से चतुर्भुज के चार पॉइंट मतलब चार प्रकार हैं। चतुर्भुज के चार प्रकार हैं। ठीक है, चतुर्भुज के चार प्रकार हैं। ठीक है, इन्हीं को हमें पढ़ना है। ठीक, इनको हम कहते हैं आयत। आयत का मतलब हो जाता है कि आमने सामने की भुजा बराबर हो और चारों भुजाएं 90 डिग्री के कोण पर मिल रही हो तो वो कहलाता है आयत। क्या समझा आपने? ठीक है बच्चों, देखता हूं बेटा, अभी कुछ क्वेश्चन आप किए हैं, थोड़ा देखते आप बोले हो। घनवद अभी देखता हूं मैं, क्लियर, पहले इस पॉइंट को क्लियर कर रहा हूं, आप देखिए, हो सकता है आपको इसी में मिल जाए पॉइंट। ठीक है, जब चार रेखाएं, दो यानी कि दो बड़ी होती हैं और दो छोटी होती हैं, आमने सामने की जो रेखाएं हैं जब 90 डिग्री पर मिलती हैं तो वो आयत कहलाती हैं। ठीक, अब बात आती है इसकी। ठीक है, दूसरी बात करें तो ये वर्ग है। वर्ग है ये, जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं, स्क्वायर। और इसमें क्या होता है? चारों रेखाएं समान होती हैं और चारों 90 डिग्री के कोण पर आपस में मिलती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखोगे तो ये जो कहलाता है वो वर्ग कहलाता है। अब हम बात करें इनकी, तो ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज, ठीक, ये कहलाता है समांतर चतुर्भुज। इसमें क्या हो जाता है कि दो आमने सामने की रेखाएं जब चारों कोणों पर मिलती हैं लेकिन इनके चारों कोण समान नहीं होते हैं, 90 डिग्री के नहीं होते हैं, तो वे समांतर चतुर्भुज कहलाती हैं। इसी प्रकार से इसको हम कहते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की बात करें तो इनमें चारों रेखाएं समान होती हैं। ठीक है, और चारों जो है चारों बिंदु पे मिलती हैं, चारों कोण बनाती हैं लेकिन कोण समान नहीं होते हैं, तो इनको समचतुर्भुज कहते हैं क्योंकि रेखाएं सम हैं। और इनकी दो रेखाएं सामने सामने की सम हैं, इसीलिए इनको समांतर रेखा कहते हैं। तो ये चार पॉइंट आपके क्लियर हुए। इसके साथ साथ एक और होता है, ठीक है, जिसको समलंब चतुर्भुज कहते हैं। समलंब चतुर्भुज कुछ इस प्रकार से होता है, इसको बोलते हैं समलंब। ठीक है, समलंब चतुर्भुज, जिसमें समलंब इसलिए कहा जाता है कि कुछ ऐसे ही लंब गिर रहा होता है सीधे पे। ठीक है, यानी कि वह चतुर्भुज जिनके आमने सामने की रेखाएं समांतर हो,
जिनमें आमने सामने की रेखाएं समांतर हों, ठीक है, और बाकी दोनों रेखाओं का कोई मतलब नहीं, यहां पर बस एक ही लाइन होता है और चतुर्भुज का निर्माण कर रही हैं, तो वे समलंब चतुर्भुज कहलाती हैं। ठीक है, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक, तो यहां तक की चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक, क्वेश्चन की बात की जाए तो यहां पे जैसे क्वेश्चन आया कि समांतर रेखा, ठीक है, तो समांतर रेखा क्या है? क्वेश्चन आता है समांतर रेखा, एक यूपीटीजीटी में पूछा गया समांतर रेखा, समांतर रेखा पूछा गया बच्चों कि समांतर रेखा का क्या अर्थ है। तो समांतर रेखा का मतलब होता है कि वह रेखा जो आपस में कभी ना मिले, ठीक है, कभी ना मिले। अब कैसे होंगी? तो समांतर रेखाएं एक दूसरे को, ठीक है, समान दूरी पर क्या होती है? पैरेलली चलती रहती हैं। तो एक दूसरे के समान दूरी पर पैरेलली चलती रहती हैं और उन दोनों रेखाओं का कहीं भी कितनी भी चली जाए आगे कोई आदि नहीं है और कभी उनका मिलन नहीं होगा। यही बात होता है समांतर रेखाएं। ठीक है, इसके बाद में आता है कि एक आकृति के किनारों को, कोई आकृति है, आकृति के किनारों को कहा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आकृति के किनारों की बात की गई है, आकृति के किनारों को, ठीक है, बाह्य रेखा कहा जाता है। ठीक है, आकृति के किनारों को बाह्य रेखा कहा जाता है। कुछ पॉइंट्स ऐसे हमारे साथ यहाँ पे क्लियर करते चलिए बच्चा। ठीक है, तो ये कहा जाता है क्या? बाह्य रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो अभी मैंने आवृत्ति रेखाएं बताई थी, जो रेखा एक दूसरे का अनुकरण कर रही है वह आवृत्ति रेखा हो जाएगी। इसी के साथ साथ में हम बात करें त्रिज्या पर। ठीक है, अब हमने चतुर्भुज बता दिया था, अब हम बात करेंगे वृत्त पर। तो वृत्त को भी समझ लीजिए, कहा गया है किसी अक्ष के परितः, किसी बिंदु के परितः, ठीक है, कि समान दूरी पर बिंदुओं के समुच्चय को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। बिंदुओं के समुच्चय को वृत्त कहते हैं बच्चों। ठीक है, कहा बताया गया किसी एक बिंदु के परितः, बिंदु के चारों तरफ समान दूरी पर, समान दूरी है ये, यानी हम कह सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर की समान दूरी पर जितने भी बिंदु आए उनको यदि हम आपस में मिला दें तो वो क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। किसी बिंदु के परितः समान दूरी पर बिंदुओं के समुच्चय को मिलाने से वृत्त का निर्माण होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात आती है वृत्त की। तो वृत्त के जो एक पार्ट है जहां बिंदु से लेकर वृत्त के भाग तक के पहुंचने की बात की गई है, तो इसकी हम बात करें तो यही होता है त्रिज्या। ये होता है त्रिज्या, रेडियस बोला गया है इनको। इसके साथ साथ हम बात करें बच्चों बिंदु के रिस्पेक्ट में, ठीक है, एक और बात की जाए आपसे, तो किसी बिंदु के किसी बिंदु से जब दोनों तरफ, ठीक है, मिलाने पर जो तैयार होता है उसको क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। ठीक है, तो व्यास कहा जाता है बच्चों। ध्यान रखोगे, एक एक बिंदु क्लियर करके रखोगे। ठीक है, अब व्यास समझ में आया, त्रिज्या समझ में आया। ठीक, तो बातें यहां क्लियर कर लो क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। त्रिज्या जो है वो क्या हो जाती है? बिंदु से कहां तक? बिंदु से परिधि तक के लाइन को, यानी कि भाग को, ठीक है, त्रिज्या कहते हैं। और जब कोई रेखा वृत्त के केंद्र से होते हुए वृत्त के दोनों परिधियों को मिलती है तो वो व्यास कहलाती है। ठीक है, हम यहां पर यदि बताएं तो यहां पर यदि हम त्रिज्या कहें तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? व्यास बटा 2। त्रिज्या व्यास की आधी होती है। जो त्रिज्या है वो व्यास की आधी होती है। और यदि हम बात करें व्यास बराबर, तो व्यास बराबर त्रिज्या गुणे द्वि, यानी कि व्यास
जो है वो क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है, दो गुना जो त्रिज्या है, यानी त्रिज्या व्यास की आधी होती है, अर्थात त्रिज्या का दोना व्यास होता है। ध्यान में रखोगे, यदि हम त्रिज्या और व्यास में अनुपात लगाएं, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, त्रिज्या अनुपाते व्यास, तो त्रिज्या अनुपाते व्यास पूछा जाए तो व्यास 1 होगा तब त्रिज्या 2 हो जाएगी, व्यास 1 होगा तब त्रिज्या 2 हो जाएगी, यानी कि ठीक है, वृत्त के व्यास और उसकी त्रिज्या के अनुपात में हम बात करें तो वृत्त का व्यास और उनकी त्रिज्या में अनुपात 2 अनुपाते ठीक है 1 होगा, ठीक, 2 अनुपाते 1, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसके साथ साथ बच्चों हम चित्रकला में रेखा पर और बातें करें तो बिल्कुल से बच्चों अब पूछा जाता है कोण, ठीक है, कोण पूछा जाता है, तो बिल्कुल से वृत्त के केंद्र पर कोण, कोण कहां बनता है, केंद्र पर बनता है, तो वृत्त के ठीक है केंद्र पर जो कोण है वो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री का, क्योंकि जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 360 डिग्री का। तो ये बात भी बच्चों आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन पूछा गया एलटी ग्रेड में उत्तराखंड के, जो कि अभी उत्तराखंड का कुछ बच्चों ने फॉर्म भरा होगा, फॉर्म आया हुआ था एलटी ग्रेड उत्तराखंड, उत्तराखंड में पूछा गया कि सेट स्क्वायर का काम क्या होता है, ठीक है। तो सेट स्क्वायर की बात करेंगे बच्चों, ठीक है, सेट स्क्वायर, ठीक, सेट स्क्वायर, सेट स्क्वायर जो होता है, सेट स्क्वायर का काम क्या होता है, ठीक है। तो सेट स्क्वायर का काम होता है समांतर रेखाएं खींचना, ठीक, समांतर रेखाएं खींचना, समांतर रेखाएं खींचना सेट स्क्वायर का काम होता है, इसका उपयोग समांतर रेखाएं खींचना होता है बच्चों। और यह क्वेश्चन ठीक है एलटी ग्रेड में 2020 में पूछा गया है, ठीक है। तो यहां पर एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल से आपको समझ में रखना चाहिए, ठीक, बिल्कुल एक एक बिंदु यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। इसके साथ साथ हम त्रिभुज पर बातें कर लें आपसे, त्रिभुज पर बातें कर ले जो कि इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने एक बताया था कि त्रिभुज जो है 3 रेखाखंडों से घिरी बंद सरल, 3 रेखाखंडों से घिरी बंद सरल आकृति को त्रिभुज कहते हैं, जिनमें 3 रेखा होती है, 3 शीर्ष होते हैं, 3 कोण होते हैं। बिल्कुल ध्यान रखोगे, त्रिभुज, त्रिभुज ध्यान समझ लीजिएगा, 3 रेखाखंड, तो रेखाखंड है ये 3 रेखाखंड और 3 क्या है, शीर्ष, 3 शीर्ष हैं और इसके 3 कोण भी हैं, तो 3 रेखाखंड से घिरी बंद सरल आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं, जिनमें 3 शीर्ष, 3 रेखा और 3 कोण होते हैं। अब बात आती है त्रिभुज की बात, क्या कि त्रिभुज कैसे बनता है, ठीक है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। तो एक होता है त्रिभुज भुजाओं के आधार पर, ठीक है, भुजाओं के आधार पर, और दूसरा होता है कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए सब जान के रखो। भुजाओं के आधार पर पहला समबाहु त्रिभुज, पहला होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज पहला हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की हम बात करें तो वह त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं समान, तीनों कोण समान, तो यानी कि क्या आया, तीनों भुजा तथा तीनों भुजा व कोण, तीनों कोण समान, ये क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। क्लियर, तीनों कोण समान, तीनों कोण 60 डिग्री का होता है, एक एक कोण 60 डिग्री का होगा, और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग भी क्या होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है
त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जो योग है वो 180 डिग्री है और एक कोण 60 डिग्री का है, तीनों कोण 60 डिग्री के हैं और तीनों भुजाएं समान हैं, तो वो समबाहु त्रिभुज है। ठीक, दूसरी बात करेंगे बच्चों, दूसरा हो जाएगा आपका क्या, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज की हम बात करें बच्चों तो क्या होता है, वे त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं समान होती हैं, वे त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, दो भुजाएं समान तो दो कोण समान, अब दो कोण समान हो गए, दो भुजा समान हो गई, तो वो क्या कहलाती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, बाहुओं के आधार, भुजाओं के आधार पर। ठीक है, इसी प्रकार से हम बात करें यहाँ पे तीसरे की, तो तीसरा जो होता है वो कहलाता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, और विषम बाहु त्रिभुज का मतलब कि इसमें कुछ भी नहीं समान होता है। ठीक है, तीनों भुजाएं असमान होती हैं, तीनों भुजाएं असमान होती हैं, तो यहाँ पर ना तो तीनों भुजा समान और ना ही तीनों कोण समान, और ना तो भुजा समान ना तो कोण समान, तो क्या हो जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज। तो ये था भुजाओं के आधार पर। अब दूसरा कौन सा देखेंगे, दूसरा देखेंगे बच्चों कोणों के आधार पर। तो कोणों के आधार पर भी देख लिया जाए। भुजाओं के आधार पर क्वेश्चन किया गया है कि समबाहु त्रिभुज के कोणों की प्रकृति क्या होती है, तो समबाहु त्रिभुज बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। समबाहु त्रिभुज के कोणों की प्रकृति जो होती है वो क्या होती है, बिल्कुल से न्यून कोण की होती है। न्यून कोण की, ये भी ध्यान समझ लीजिए, थोड़ा बदल दें तो यहां पर ध्यान से क्वेश्चन के साथ भी देखते चलेंगे। तो इसकी प्रकृति क्या होती है, न्यून कोण की। न्यून कोण इसलिए बच्चों क्योंकि इनके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हैं और यही इसका कोणों के आधार पर पहला बिंदु है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन जो पूछा गया उत्तराखंड डेल्टीग्रेड में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक, इसके बाद में पूछा गया कि किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो किसी भी त्रिभुज के अंतःकोणों का जो योग है वह कितना हो जाएगा, अंतःकोणों का योग। ठीक है, अंतःकोणों का योग जो हो जाएगा वो होगा 180 डिग्री। और इसको हम एक और बात बोल सकते हैं, दो समकोण। देखिए विकल्प में क्वेश्चन अब 180 डिग्री, क्योंकि बच्चा 180 डिग्री रटा हुआ है, तो इसीलिए अब क्वेश्चन में जब पूछा जाता है तो 180 डिग्री ना पूछ करके वो कह देता है दो समकोण। तो दो समकोण आपको दिमाग में रखना होगा बच्चा। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग दो समकोण होता है। इसके साथ साथ क्वेश्चन पूछा गया कि त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो तो वो क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज। जिनकी दो भुजाएं बराबर हो, समद्विबाहु जिनकी तीनों भुजाएं बिल्कुल से बराबर ना हो तो वे कहलाएंगे विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद में कोणों के आधार पर बातें कर ली जाए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोणों के आधार पर, अभी आपने भुजाओं के आधार पर जाना, अब हम इसको कोणों के आधार पर देखेंगे। ठीक, कोणों के आधार पर पहला जो हो जाएगा, ठीक है, पहला होगा न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज की बात करें हम तो वे त्रिभुज जिनके तीनों कोण कैसे हों, ठीक है, 90 डिग्री से कम हो। कोण क्या हो, 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम हो। वह कोण जो 90 डिग्री से, वह त्रिभुज जिनके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, वह क्या कहलाते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा जो आ जाता है वो होता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है, तो तीसरा हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण में क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि एक कोण 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक, तो एक कोण 90 डिग्री से अधिक होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, वो अधिक कोण त्रिभुज होगा। इसके बाद में जो तीसरा आता है वे है, ठीक है, तीसरा वाला यहां बता देता हूं ऊपर, तीसरा जो है बच्चों वो है समकोण, ठीक, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की बात करें तो इसका एक कोण 90 डिग्री का होता है और दोनों कोण 45 डिग्री के, ठीक है, दो भुजाएं इनकी समान हो जाती हैं। वैसे ये केस में डिपेंड करता है, कभी कभी दोनों भुजाएं असमान हैं वो भी हो जाता है, ठीक है, तो दोनों भुजाएं समान, तो जब दोनों भुजाएं समान होंगी यानी कि दो, कहा जाता है कि त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो और दो भुजाएं समान हो तो सामने के कोण 45 डिग्री के होंगे। बात ध्यान रखोगे अच्छी तरीके से, ठीक है, तो ये सभी बिंदु को आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब यहां पर इसको क्लियर कट रखोगे, इसके बाद में हम और आगे चलेंगे बच्चों और इसी समकोण त्रिभुज पर एक और बात करेंगे जो आपसे कला के भर्ती परीक्षा में पूछा गया है, तो तैयार रहिए। कला के भर्ती परीक्षा में जब कोण रेखा की बात आएगी तो रेखा से बने समस्त बिंदुओं की बात आएगी, ठीक है। तो यहां पर एक बात और आता है कि एक समकोण त्रिभुज की लंब भुजा को अक्ष बनाकर घूर्णन करने पर, ध्यान समझ लीजिएगा, एक त्रिभुज है समकोण, और समकोण त्रिभुज के बारे में हम अच्छे से थोड़ा क्लियर कर दें, 90 डिग्री का होगा और इसे आधार कहा जाएगा और ये कहलाएगा कर्ण, ठीक है, और ये कहलाएगा क्या, लंब, ठीक। इसी पर ही पाइथागोरस प्रमेय लगती है, क्या हो जाता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। तो कर्ण बराबर अंडर रूट, ठीक है, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर, ठीक है, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ये इसलिए बता रहा हूं कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, माना कि किसी त्रिभुज की एक भुजा 3 सेंटीमीटर है और दूसरी भुजा यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है। मान लीजिए कि कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है, ठीक है, जिनकी एक भुजा 3 सेंटीमीटर और एक भुजा 4 सेंटीमीटर, तो ये वाली भुजा निकालनी हो, ऐसा नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो यहाँ पर कर्ण निकालने को बोला है और लंब यहाँ बताया है, यहाँ पे लंब 4 है उसका स्क्वायर हो जाएगा, आधार 3 है उसका स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार 4 चौको 16 प्लस 3 त्रिका 9, ठीक है, और ये रूट में है, ध्यान समझ लीजिएगा, ठीक है, 16 प्लस 9 ये रूट में है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 16 9 25 और 25 का रूट निकाला जाएगा तब ये 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो कर्ण आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5 सेंटीमीटर। कर्ण कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर बच्चों। तो ये बात भी थोड़ा दिमाग में रखोगे। अब एक और बात समझानी मुझे समकोण त्रिभुज को लेकर के, बेटा समझ में आ रहा है सभी लोगों को, ठीक है, ये जनरल सी बातें हैं, मैं जानता हूं कि आपको थोड़ा बहुत ज्ञान है, इसके आधार बताया हूं, दोबारा से वीडियो चलाकर देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ध्यान में रहेगा तभी 8 देखिए 5 8 और, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, 5 3 दिया जाए और 4 दे दिया जाए तो इसका आंसर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसे कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज पर कुछ और बात करने जा रहे हैं। यदि मान लीजिए समकोण त्रिभुज कोई दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज जो दिया गया है उसमें, ठीक है, आप सबको पता है कि ये आधार है, ठीक है, और ये ऊपर का जो है वो लंब है, ठीक है, और ये कर्ण है। कहा गया कि एक समकोण त्रिभुज है जिसको यहाँ पर लंब को अक्ष मान लिया जाए। यहाँ पर क्या बताया गया कि लंब को अक्ष मानकर, यानी कि अक्ष मानकर घुमाया जाए, लंब को अक्ष मानकर घुमाया जाए तो क्या हो जाता है, एक शंकु का निर्माण होगा। वो कैसे होगा आओ दिखाता हूं,
वो कैसे होगा आओ दिखाता हूं। यदि इसको आप घुमाओगे तो कुछ इस प्रकार का बन जाएगा और इसका ये आधार बनेगा इस प्रकार का। तो ये क्या बनकर तैयार हुआ? शंकु। और ये क्वेश्चन एलटी ग्रेड यूके एलटी ग्रेड में पूछा गया है। ठीक है बच्चों, यूके एलटी ग्रेड में क्वेश्चन आया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज की लंब भुजा को आधार अक्ष बनाकर घुमाने से क्या बनता है? तो घुमाने से शंकु बनता है। जैसे अब इसको ऐसे से घुमा दोगे पूरा गोल गोल तो ये शंकु बन जाएगा। शंकु मतलब बर्थडे कैप, बर्थडे का जो कैप है वो आप सभी जानते हो, बर्थडे कैप को समझ सकते हो। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा बच्चों। एक एक बिंदु आप क्लियर करते चलिए। एक और बात हम यहां पर कर लें, अब यहां पर एक और पॉइंट करेंगे। ठीक है, यदि हम बात करें कि पिरामिड का जो त्रियक फलक है वो किस आधार पर होता है, तो पिरामिड हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या आ जाता है? पिरामिड आ जाता है। ठीक है, बात क्या की गई? पिरामिड की। ठीक है, तो पिरामिड को समझ लेते हैं। पिरामिड कैसे बनता है? पिरामिड होता है तो जो है त्रिफलकीय पिरामिड है। ठीक है, त्रिकोणीय पिरामिड है, चतुष्कोणीय पिरामिड है। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें कुछ इस प्रकार से त्रिकोणीय पिरामिड की बात की जाए तो त्रिकोणीय पिरामिड को आप यहाँ पर देखोगे कैसे, कुछ इस प्रकार से ये लाइन जाते हुए और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से जुड़ते हुए दिखाया गया है। ठीक है, ठीक इस प्रकार से। और इसी प्रकार यदि हम चतुर्भुज की बात कर दें, चतुष्कोणीय आधार बना दें, ठीक है, तो इस प्रकार से अब ये कैसे हो जाएगा? ध्यान से देखेंगे। यहां से हम इसको मिला देंगे और यहां से इसको मिला देंगे और इसके साथ साथ इसको मिला देंगे तो ये चतुष्फलकीय पिरामिड है, ये त्रिफलकीय पिरामिड है। ठीक है, जब यहां पर ध्यान से समझ लीजिएगा, जब आधार किसी भी पिरामिड का आधार त्रिभुज हो, यदि किसी भी पिरामिड का आधार त्रिभुज हो तो उसमें 3 फलक होंगी। तो फलकों की संख्या कितनी हो जाएगी? क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फलकों की संख्या हो जाएगी कितनी? 3, क्योंकि 3 भुजाएं ली गई हैं। और जब आधार चतुर्भुज हो तो फलकों की संख्या क्या हो जाएगी? फलकों की संख्या बच्चा क्या हो जाएगी? 4। ठीक है, 4 फलक बनेंगे। और कोई भी फलक, ध्यान रखोगे, किसी भी फलक का आधार त्रिभुज होता है। तो ध्यान समझ लीजिएगा, किसी भी इसलिए कहते हैं कोई भी होगा, किसी भी फलक का आधार, बच्चों ध्यान रखोगे, किसी भी फलक का आधार क्या होता है? त्रिभुज होता है। फलक का आधार त्रिभुज होता है। जैसे कि कोई भी फलक है तो कुछ ऐसे त्रिभुजाकार होगी। ठीक है, आप पिरामिड देख लीजिएगा। ठीक है, प्रिज्म देखोगे समझ में आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा समझ में प्रिज्म से क्लियर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पर बच्चा क्लियर करके रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, पिरामिड का जो त्रियक फलक त्रिकोणीय होता है और प्रत्येक आधार कहा गया है कि आधार के प्रत्येक कोर और शीर्ष मिलाकर एक त्रिभुजाकार फलक बनता है। ठीक है, तो कोर और शीर्ष को मिला दिया जाए तो त्रिभुजाकार फलक बनता है। अभी हमने आधार त्रिभुज बताया, अभी आधार मैंने चतुर्भुज बताया। ऐसे आधार पंचभुज भी होगा और ऐसे आधार षष्ठभुज भी होगा और ऐसे आधार अष्टभुज होगा। तो अष्टभुज आधार का कोई भी पिरामिड होगा तो उसमें फलकों की संख्या 8 होगी। षष्ठभुज आधार का कोई पिरामिड होगा उसमें फलकों की संख्या 6 होगी। पंचभुज आधार का कोई भी पिरामिड होगा उसमें फलकों की संख्या 5 होगी। चतुर्भुज आधार का कोई भी पिरामिड होगा फलकों की संख्या 4 होगी। त्रिभुज आधार का कोई भी पिरामिड होगा फलकों की संख्या 3 होगी। ठीक, ध्यान रखोगे। और कोई भी फलक त्रिभुजाकार ही होता है, त्रिभुजाकार फलक ही बनते हैं। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, तो ध्यान रखोगे बच्चों। आज हमने कला के तत्व में एक टॉपिक कवर की है, रेखा। मैंने ब्रीफली सारी बातें कवर कर दी हैं। अब इतने से ही प्रश्न बनेगा।
पूरी वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिएगा। हम नेक्स्ट डे मिलेंगे तो कला के तत्व के अगले बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। आज तक हमारी इतनी क्लास रहेगी बच्चों। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबा दिया करिए, ठीक है। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो सभी वीडियो हमारे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो बच्चों को हमारी वीडियो समझ में आ रही है, क्लासेस हमारी अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं, तो मैं बिल्कुल यही कहूंगा कि दिए गए नंबर पे कॉल करिए और क्लास ज्वाइन करिए। सिर्फ 500 रुपए में, सबसे कम रुपए में टीजीटी मैं करा रहा हूं। आप बढ़िया आराम से पढ़िए, पूरा आपको कोर्स अच्छे से कंप्लीट करा दिया जाएगा, पूरा टॉपिक कवर कर दिया जाएगा। इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा अभी क्या, क्वेश्चन प्रैक्टिस की हम बैच सीरीज लेकर आएंगे, वो हम लोग करेंगे। तो अभी पहले थ्योरी पोर्शन कंप्लीट किया जाए। तो बिल्कुल से जिनको क्लास समझ में आ रही है वे लोग हमको दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज करके इन्फॉर्म कर सकते हैं, कॉल बैक किया जाएगा, आपको पूरी क्लास के बारे में जानकारी दीजिए गए। ऐप के माध्यम से आपको जोड़ दिया जाएगा। बाकी जो ऐप पर क्लासेस जाती है वो भी आप सब पूरी क्लास आपको मिल जाएगी बड़े अच्छी तरीके से, ठीक है। तो लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए, जुड़ते रहिए, और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। सब बच्चों को शुभ रात्रि, मस्त रहिए, एंजॉय करते रहिए और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए और टारगेट को अचीव करने के लिए अग्रसर रहिए, बहुत जरूरी है। दिन में देखिए बच्चों, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है भाई एग्जाम को लेकर, तो होता है क्योंकि आप टीजीटी का एग्जाम दे रहे हो, छोटे एग्जाम है नहीं, और आयोग हमको बड़ा परेशान करता है, इसमें समय पर एग्जाम होते नहीं है। तो बच्चा अपनी कंटिन्यूटी बनानी है और कंटिन्यूटी बनाए रखना है, क्योंकि कंटिन्यूटी ब्रेक होती है तो हम भूल जाते हैं टॉपिक में। इतना ज्यादा हमारा याददाश्त अच्छा नहीं कि एक बार पढ़ा और हम प्रकांड विवेकानंद बन गए। तो हमें अपने आप को कंटिन्यू रखना है, हमारे साथ रहिए, वीडियो आपके पास रहेगी, दोबारा देखिए, दोबारा से पढ़िए, कान में लगा लिया करिए, घुमा करिए, वीडियो देखते रहिए। लोग सोचेंगे गाना सुन रहा है लेकिन लड़का स्मार्ट है, पढ़ाई कर रहा है, ठीक, बहुत अच्छी बात बच्चों, करते रहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। तब से होगा कल बेटा इतनी टाइम पे 8:30 बजे क्लास आपको मिल जाएगी, इतनी टाइम पे कल, बिल्कुल, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, बिल्कुल आप पढ़िए अच्छे से, ठीक है। अब से जी हाँ, वेरी वेरी गुड नाइट बच्चों सब लोग, ठीक है, अच्छे से पढ़िए, ठीक, ओके।